कुसुम लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। प्रस्तावना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से पहले हमें अपनी शिक्षा के उद्देश्यों पर गंभीरता से विचार करना होगा कि हमारी जो शिक्षा है उसके उद्देश्य क्या हैं। क्या हम जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं वो इन उद्देश्यों के अनुकूल दे रहे हैं। जब भी हम शिक्षा के उद्देश्य की बात करते हैं तो एक सार्वभौमिक उद्देश्य हमारे सामने आता है, जो कि बच्चों का विकास करना। एनसीएफ 2005 में भी कहा गया है कि हमें बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। सर्वांगीण विकास यानी कि बच्चे का मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, नैतिक एवं संवेगात्मक विकास। यानी कि जो बच्चे का विकास हो वो मानसिक भी हो, शारीरिक भी हो, सामाजिक भी हो, नैतिक भी हो और संवेगात्मक। यानी कि इसका जो मस्तिष्क है वो पूरी तरह विकसित होना चाहिए। उसका शारीरिक विकास भी अच्छे से होना चाहिए कि इसके शरीर में कोई कमी तो नहीं है। सामाजिक विकास, वो समाज के साथ कैसा व्यवहार करता है, समाज में रह के कैसे व्यवहार करता है, अपने साथी के साथ कैसा व्यवहार करता है, अपने परिवार में कैसा व्यवहार करता है। ये सभी तरह के विकास बच्चे के अंदर होने चाहिए। इन उद्देश्य के आधार पर यदि हम अपने आसपास के विद्यालयों का अवलोकन करें तो पाते हैं कि ऊपर जिस बात की बातें कर रहे हैं उस पर और कार्य करने की आवश्यकता है। बच्चे के मानसिक विकास के लिए कक्षा में सीखने सिखाने के नाम पर जो क्रियाकलाप कराए जाते हैं उनका संबंध किताबों के इर्द गिर्द होता है और जो पूरी तरह से रटने पर आधारित है। यानी कि जो क्लास में हम बच्चे को पढ़ाते हैं उसमें जो क्रियाकलाप दिए जाते हैं, प्रैक्टिकल वर्क होता है, हम उन्हें कराते हैं और उनको रटवाते हैं। जबकि हमें बच्चों को रटवाना नहीं चाहिए। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि बच्चा अपने आप करके सीखे और उसको पूरी तरह समझ में आना चाहिए। हमारे शिक्षा के उद्देश्य परीक्षा पास करने के उद्देश्य में बदल जाते हैं और इस पूरी प्रणाली में न सिर्फ बच्चे, शिक्षक और पब्लिक, बालक बल्कि पूरा समुदाय शामिल होता है। हम चाहते हैं कि बच्चा अच्छे से अच्छे अंक लाए और बच्चा अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंस करे और उसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। परीक्षा में जब जितने अच्छे अंक बच्चा प्राप्त करता है वो उतना ही होशियार माना जाता है, क्योंकि बच्चा रटता है, जो ज़्यादा रट लेता है वो अच्छे नंबर ले आता है, जो नहीं रट पाता है तो वो कम नंबर लाता है, तो उसको कमज़ोर बच्चे की नज़र से देखा जाता है। जबकि हमारा उद्देश्य रटने की शिक्षा पर ना होकर उसे समझाने की शिक्षा पर होना चाहिए। बच्चे की समझ में आना चाहिए। जब वो सारे कंसेप्ट शिक्षा के सीख जाता है तो वो अच्छे से अच्छा कार्य कर सकता है। भले ही बच्चा कितना भी व्यवहार कुशल, अच्छा कलाकार, अच्छा खिलाड़ी क्यों ना हो, क्योंकि जब एक कलाकार होता है तो उसमें सारी एक्टिंग की उसमें कलाएँ आती हैं कि वो कैसे किस प्रकार की एक्टिंग कर रहा है। अच्छा खिलाड़ी होता है तो वो ये देखता है कि खेल कैसे खेला जाता है, हमें क्या करना चाहिए, इसी क्या बारीकियाँ हैं। जब तक उसको पता नहीं चलेगा तो वो एक अच्छा खिलाड़ी नहीं बन पाएगा। अतः बच्चे के पास एक अच्छी डिग्री तो होती है परंतु व्यावहारिक ज्ञान लगभग नगण्य होता है। इसलिए बच्चे को शिक्षा देने के साथ साथ एक व्यावहारिक ज्ञान भी देना चाहिए जिससे कि वे एक अच्छा इंसान बन सके। एनसीएफ 2005, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, आरटीई 2009 ने समय समय पर शिक्षा की नीतियों एवं परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही हैं। शिक्षा का अधिकार 2009 इस बात को किया गया है कि मूल्यांकन एक व्यापक एवं सतत प्रक्रिया है, क्योंकि जो सतत प्रक्रिया का मतलब होता है लगातार चलने वाली प्रक्रिया, ये सत्र के दौरान चलती रहती है। जबकि व्यापक प्रक्रिया में शैक्षिक और शैक्षिक सभी प्रकार के सभी प्रकार के क्षेत्र आते हैं। व्यापक शब्द शैक्षिक और शैक्षिक दोनों क्षेत्र में विद्यार्थियों के विकास को इंगित करता है। विद्यालय प्रकार केवल संज्ञानात्मक योग्यताओं का निर्माण करना मात्र नहीं है परंतु इस संज्ञानात्मक क्षमता का विकास करना होता है। शैक्षिक क्षेत्र में विशेष संबंधित छात्र की समझ और ज्ञान तथा अपरिचित स्थिति में उसके आरोपण की योग्यता सम्मिलित होती है।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में भयभीत कर देने वाली इस मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त करते हुए हल सुझाए गए हैं। शिक्षा के अधिकार 2009 में भी परीक्षा के भय और तनाव को दूर करने के लिए 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं की अनिवार्यता को समाप्त कर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को अनिवार्य करने की बात कही गई है। क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है, जो उससे कहते हैं कि आपको रटना है, उसे समझाते नहीं हैं, वो रट नहीं पाता है। अगर हम उसको समझाएंगे, उसके सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो बच्चा रटने पर जोर नहीं देगा, उसको समझने पर जोर देगा। फिर वो अच्छे से अच्छा किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकता है, किसी भी प्रश्न को उत्तर दे सकता है, अगर उसने इसके कंसेप्ट को समझ रखा है। अगर उसे कंसेप्ट ही समझ में नहीं आता है तो वो बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आशय। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों के विकास के समस्त क्षेत्रों का सतत एवं नियमित आकलन है, जिसमें विभिन्न विधियों एवं उपकरणों के माध्यम से बच्चों का आकलन किया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में 3 शब्द होते हैं: सतत, व्यापक एवं मूल्यांकन। जब बच्चा क्लास में जाता है, वो प्रवेश लेता है, उसके बाद से हम उसका बच्चे का मूल्यांकन करना शुरू कर देते हैं कि बच्चा किस प्रकार आता है, किस प्रकार खाता है, वो किस प्रकार पढ़ता है, किस प्रकार खेलता है। हम उसका लगातार मूल्यांकन करते रहते हैं। और कभी अगर हम बच्चे को बताते हैं कि उसका मूल्यांकन हो रहा है तो वो क्या होता है, भयभीत हो जाता है। इसलिए बच्चे को उस बारे में नहीं बताया जाना चाहिए कि हम बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं। सतत। सतत का शाब्दिक आशय लगातार है। सतत के साथ आकलन शब्द जुड़ा है, अर्थात लगातार आकलन करना। सतत आकलन एवं कक्षा शिक्षण प्रक्रिया के साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। सतत आंतरिक मूल्यांकन का प्रत्यय वस्तुतः परीक्षा सुधार के 2 सिद्धांतों पर आधारित है। प्रथम, जो व्यक्ति अध्यापन कार्य करें वही व्यक्ति मूल्यांकन का कार्य भी करें। द्वितीय, मूल्यांकन कार्य सत्रांत में न होकर संपूर्ण सत्र के दौरान लगातार होता रहे। कुछ क्या करते हैं टीचर्स की वर्ष के लास्ट में ही बच्चे की परफॉर्मेंस देखते हैं, जबकि बच्चे के लास्ट में परफॉर्मेंस ना देखकर सत्र के पूरे दौरान परफॉर्मेंस देखते रहें तो आगे चल के बच्चे को भी कोई किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा और अध्यापक को भी कोई परेशानी नहीं आएगी। व्यापक। व्यापकता से आशय बच्चे के समस्त कौशलों गुणों के विकास से है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक एवं संज्ञानात्मक विकास भी सम्मिलित है, जो एक अच्छे नागरिक के लिए आवश्यक होता है। इन गुणों को हम 2 भागों में बांटते हैं: संज्ञानात्मक एवं सह-संज्ञानात्मक क्षेत्र। पूर्व में कक्षा उन्नति का आधार केवल पाठ्य वस्तु केंद्रित होता रहा है, जो संज्ञानात्मक क्षेत्र तक सीमित रहा है। वर्तमान में से बच्चों के शेष संज्ञानात्मक क्षेत्र जैसे बच्चों की रुचि, अभिवृत्ति, सृजनशीलता, खेलकूद, योग आदि को सम्मिलित किया गया है। इन गुणों का विकास धीमी गति से होता है तथा वांछित परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। यानी कि हम बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो हमें बच्चे को समय समय पर एक्टिविटी कराते रहना चाहिए। जब एक्टिविटी होती रहेंगी तो पता चलेगा कि बच्चे में कौन से गुण हैं, उनमें कौन सी एक्टिविटी है, उसमें क्या क्रिएटिविटी है। उसके द्वारा ही उनकी जो अंदर के गुण हैं वो बाहर निकल कर आएंगे और उससे क्या होगा, बच्चे का शारीरिक, नैतिक, मानसिक सभी प्रकार का विकास संभव है। अब आता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आशय यह नहीं है, यह परीक्षा का पर्याय नहीं है और ना ही बच्चों का नियमित परीक्षण है। बच्चों को ग्रेड या अंक देना, फेल पास का सर्टिफिकेट देना, बच्चों के नाम, यानी बच्चों को ये नहीं, केवल इतना ही नहीं है सतत मूल्यांकन का आशय कि बच्चों को केवल मार्कशीट दे दी जाए कि वो पास है या फेल है, ये कितने नंबर आए कितने नहीं आए हैं। जबकि सतत व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है कि बच्चे की पूरे साल की परफॉर्मेंस देखना कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसके साथ कितनी और मेहनत की जाए जिससे कि बच्चा अच्छे से परफॉर्मेंस करने लगे। बच्चे को नाम देना जैसे धीमी गति से सीखने वाला, कमज़ोर, होशियार, समस्या का मूलक विद्यार्थी आदि।
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का ये अर्थ कभी नहीं है कि हम उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसके नाम रख दें, जबकि इस तरह की बातें इसमें नहीं आनी चाहिए। और जो बच्चे ऐसा करते हैं कि अगर कोई बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो उसे कमज़ोर कहते हैं, जो होशियार है तो होशियार कहते हैं, जबकि हमें तो एक समावेशी शिक्षा के अनुसार शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जिससे कि बच्चा अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। बच्चों को भय व दबाव में अध्ययन के लिए प्रेरित करना। बच्चों में कभी भी भय पैदा नहीं करना चाहिए, उन पर कभी भी प्रेशर नहीं डालना चाहिए। अगर बच्चे का पढ़ने का मन नहीं है तो उस समय उसे 5 मिनट के लिए रिलैक्स उसे फ्री कर देना चाहिए, जिससे कि बच्चे का माइंड अच्छे से डेवलप हो जाए और वो थोड़ी देर खेल के आएगा तो उसके बाद में उसमें पढ़ने के प्रति एक अच्छी इच्छा जागृत होगी और वो अच्छे से और पढ़ाई करेगा। बच्चे की प्रगति की तुलना अन्य बच्चों से करना। बच्चे की प्रगति यानी कि इसकी जो परफॉर्मेंस है अन्य बच्चों से नहीं करनी चाहिए कि वो बच्चा तो फर्स्ट क्लास ला रहा है ये बच्चा और आप थर्ड क्लास ला रहा है, ये बच्चे से कभी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सबका IQ लेवल अलग अलग होता है। इसीलिए बच्चे को कभी भी हीन भावना की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। आकलन व मूल्यांकन में अंतर। आकलन मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती है। इसे छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए किया जाता है। आकलन से निरंतर सुधार होता रहता है, जिसे उपचारात्मक प्रशिक्षण कहते हैं। निर्धारणात्मक प्रशिक्षण क्या होता है, उसमें हम गलतियां देखते हैं, बच्चे की कमजोरियां देखते हैं, उसने क्या क्या गलतियां की हैं, उसमें क्या क्या कमजोरी हैं। जो उसकी कमजोरियों को पता चल जाता है तो हम उपचारात्मक शिक्षण से प्रदान करते हैं और उसकी कमजोरियों को दूर करते हैं। मूल्यांकन विशिष्ट उद्देश्यों के लिए आकलन के आधार पर लिया गया निर्णय मूल्यांकन है। मूल्यांकन द्वारा शिक्षकों, बालकों एवं बच्चों का फीडबैक प्राप्त होता है। ये कक्षा उन्नति का भी आधार होता है। जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं, किसी भी चैप्टर को पढ़ाते हैं या किसी भी टॉपिक को पढ़ाते हैं, तो उसको पढ़ाने के बाद में बच्चों का फीडबैक ज़रूर लेना चाहिए। इससे ही पता चल जाता है कि जो हमने बच्चे को पढ़ाया है, बच्चे ने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है, उसे कितना और पढ़ाया जाए कि वो जो रह गया सीखने से उसको सीख सके। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य। विभिन्न विषयों में निश्चित समय उपरांत बच्चों की प्रगति जानना। जब भी हम बच्चे को मूल्यांकन करते रहते हैं तो हमें ये पता करना चाहिए कि कौन से बच्चे में बच्चा कमज़ोर है, कौन से सब्जेक्ट में बच्चा तेज़ है। उसी के आधार पर हम बच्चे के परफॉर्मेंस देख सकते हैं। बच्चे के व्यवहार में हुई परिवर्तनों का पता लगाना। अगर जब बच्चा क्लास में आ रहा है, क्लास में पढ़ाई कर रहा है, तो हमें ये देखना चाहिए कि बच्चे का जो व्यवहार है वो किस प्रकार का है, कहीं बच्चा आक्रामक तो नहीं हो रहा है। अगर वो आक्रामक व्यवहार कर रहा है तो क्यों कर रहा है, इसके कारण क्या हैं, इसके पीछे के कारणों का पता लगाना चाहिए। बच्चे की व्यक्तिगत और विशेष ज़रूरतों का पता लगाना। बच्चे की आखिर क्या मजबूरी है, उसकी क्या ज़रूरत है, उसका भी इसके साथ साथ में पता लगाना चाहिए। अधिक उपयुक्त तरीकों के आधार पर अध्यापन और सीखने की स्थिति की योजना बनाना। हमें जब बच्चे को हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चे की समझ में नहीं आ रहा तो हमें अपना टीचिंग मेथड चेंज कर देना चाहिए, बच्चे के अनुसार बनाना चाहिए, जिससे कि बच्चा अच्छे से समझ सके और पढ़ सके। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के सिद्धांत। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन तथा सीखने की प्रक्रिया साथ साथ चलता है, जिससे बच्चे को सीखने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करने के बाद ही मूल्यांकन किया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में बच्चे की प्रगति की तुलना उसके स्वयं की पिछली कक्षा से की जाती है, ना कि अन्य बच्चों की प्रगति से। यानी कि जो बच्चा सीख रहा है वो क्या परफॉर्मेंस कर रहा है, तो उसकी क्लास के और बच्चों से इसकी कंपेयर नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए जो उसने गत वर्ष जो शिक्षा प्राप्त की थी, जो उसका परीक्षा फल है, उसमें कितने नंबर लेकर आया और अब कितने नंबर लाया है। अगर उससे ज़्यादा ला रहा है तो उसको शाबाशी देनी चाहिए, इसको फीडबैक देना चाहिए। कम ला रहा है तो क्यों ला रहा है, इसके कारणों का पता लगाना चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में बच्चे की सीखने की गति एवं क्षमता के अनुसार अलग अलग गतिविधियों का उपयोग किया जाता है। मूल्यांकन के क्षेत्र एवं प्रकार। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के क्षेत्र। मूल्यांकन के क्षेत्र दो प्रकार के होते हैं, संज्ञानात्मक क्षेत्र और सह संज्ञानात्मक क्षेत्र।
संज्ञानात्मक क्षेत्र किसे कहते हैं? संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले समस्त विषयों का मूल्यांकन किया जाता है जो बच्चे के मानसिक विकास में मदद करते हैं। पढ़ाए जाने वाले विषयों का आकलन विभिन्न उपकरणों के माध्यम से किया जाता है, जैसे लिखित, मौखिक, प्रोजेक्ट, प्रदत्त कार्य, यानी कि बच्चे से कुछ क्वेश्चन लिखने दे दिए जाते हैं, फिर देखते हैं कि बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है। कुछ क्वेश्चंस ओरल पूछ लिए जाते हैं, कुछ का प्रोजेक्ट वर्क असाइनमेंट घर के लिए दे दिया जाता है। इन सब का उद्देश्य यही है कि बच्चा कितनी अच्छे से परफॉर्मेंस कर रहा है, वो सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, या उसमें कठिनाई आ रही है तो क्यों आ रही है, उसको सारी कमियों का पता लगाया जाता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का आकलन दो प्रकार से किया जाता है, फॉर्मेटिव आकलन और सम्मेटिव आकलन। शेष संज्ञानात्मक क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत से शैक्षिक क्रियाकलाप अर्थात खेलकूद, योग, साहित्यिक, सांस्कृतिक गतिविधियां, कार्यानुभव, सहयोग, अनुशासन, अभिवृत्ति आदि क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। खेलकूद बच्चे को कराए जाते हैं, योगा सिखाया जाता है, नई नई कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करवाया जाता है, तरह तरह की प्रतियोगिता करवाई जाती हैं जिससे कि बच्चा अच्छे से आगे अपनी परफॉर्मेंस कर सके और उसमें जो कमियां उसको दूर किया जा सके और उसमें शारीरिक विकास होता रहे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये दो प्रकार का होता है, प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर। प्रथम सेमेस्टर में संज्ञानात्मक और शेष संज्ञानात्मक आते हैं, द्वितीय सेमेस्टर में भी संज्ञानात्मक और शेष संज्ञानात्मक होते हैं। संज्ञानात्मक पर फॉर्मेटिव फर्स्ट, सम्मेटिव फर्स्ट, फिर द्वितीय सेमेस्टर में भी फॉर्मेटिव सेकंड, फॉर्मेटिव थर्ड, सम्मेटिव सेकंड। शेष संज्ञानात्मक आकलन फर्स्ट, आकलन 2, द्वितीय सेमेस्टर में शेष संज्ञानात्मक आकलन 3, आकलन 4। संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन कैसे करें? प्रत्येक सत्र में 2 सेमेस्टर होंगे। प्रत्येक सेमेस्टर में संज्ञानात्मक एवं शेष संज्ञानात्मक दोनों क्षेत्रों में मूल्यांकन किया जाएगा। प्रथम सेमेस्टर में संज्ञानात्मक क्षेत्र में विषयवार एक फॉर्मेटिव और सम्मेटिव आकलन होता है। द्वितीय सेमेस्टर में 2 फॉर्मेटिव एक सम्मेटिव आकलन होगा। संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन अंक आधारित होगा। प्रत्येक सेमेस्टर में विषयवार अंक 100 अंक होंगे, अर्थात दोनों सेमेस्टर मिलाकर कक्षा तीसरी से 5वीं तक 800 अंक एवं कक्षा 6ठी से 8वीं तक 1200 अंक प्रदान करेंगे। संरचनात्मक और व्यापक योगात्मक आकलन, संरचनात्मक आकलन में तो पूरे साल हम कभी भी उसमें सुधार कर सकते हैं, लेकिन जो योगात्मक है उसमें हम बीच में आकलन नहीं कर सकते, उसमें कोई सुधार नहीं कर सकते। बस हम ये देख सकते हैं कि जो कमी है इसमें, ये बुक पब्लिश हो गई है तो क्या कमी है, ताकि अगले साल वो बुक पब्लिश ना करें और जो कमियां हैं उसको दूर कर सकें। बच्चे कैसे सीखते हैं? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करते समय प्रत्येक शिक्षक को जानना आवश्यक है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, क्योंकि इसी आधार पर बच्चों की आकलन प्रक्रिया सुनिश्चित है। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि बच्चे कैसे सीखते हैं, उनका सीखने का तरीका क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो किस प्रकार की शिक्षण विधि से पढ़ना चाहते हैं, वो कैसी सरल सामग्री का प्रयोग करना चाहते हैं, तब तक हम उनको शिक्षा नहीं दे सकते। सभी बच्चे सीख सकते हैं यदि उन्हें उनकी गति से सीखने दिया जाए और सीखने के अपने तरीक़ों का अनुसरण करने दिया है। बच्चे को हम बच्चे के ऊपर ही छोड़ दें कि बच्चा कैसे सीखना चाहता है और जो वो करना चाहता है उसे करने दिया जाए तो बच्चा वो जल्दी सीख जाएगा। जैसे रूसो ने कहा है प्रकृतिवाद में कि बच्चा प्रकृति से स्वयं सीखता है। बच्चे पर प्रेशर मत डालो, बच्चे से ये मत करो कि ये करो वो करो, बच्चा जो कर रहा है उसे करने दो। अगर वो गलत कर रहा है तो प्रकृति खुद उसे सजा देगी। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे को उनकी गति से सीखने दिया जाए। सीखना एक सतत प्रक्रिया है जो सिर्फ विद्यालय में ही नहीं होता, अधिक घर में भी चलता रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वह कोरे कागज़ के समान होता है, यानी कि परिवार ही इसकी प्रथम पाठशाला होती है
और वो जो सीखता है सबसे पहले वो माँ से सीखता है, परिवार से सीखता है, और उसके बाद में ही वो विद्यालय में आता है पढ़ने के लिए। तो इसलिए सीखना एक सतत प्रक्रिया है, वो लगातार सीखता रहता है, घर से सीखता है, समाज से सीखता है, स्कूल से सीखता है, वो जहाँ जाता है हर जगह से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इसलिए जो हम शिक्षा देते हैं, जो सिखाते हैं, उसको घर के वातावरण के साथ ज़रूर जोड़ना चाहिए। जो दैनिक जीवन की घटना उनसे जोड़ना चाहिए। जब किसी भी घटना को हम दैनिक जीवन से जोड़ते हैं तो वो जल्दी से जल्दी सीख जाता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चे ठोस अनुभवों, खेल, खोजबीन, बहुत सी चीज़ों के साथ परीक्षण और बहुत सी गतिविधियों को वास्तविक रूप से करते हुए बेहतर और अधिक आसानी से सीखते रहते हैं। बच्चा खेल खेल में बहुत जल्दी सीख जाता है। आकलन योजना। प्राथमिक कक्षाओं के लिए विकसित नए पाठ्यक्रम, नई शिक्षा पद्धति की भावना के अनुरूप आकलन को एक योजनाबद्ध तरीके से शिक्षक को करना चाहिए। यानी कि शिक्षक वर्ष भर कक्षा के सभी बच्चों का सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान निरंतर अवलोकन करें और आवश्यकतानुसार उसमें सुधार करते रहना चाहिए। औपचारिक रूप से आकलन और दस्तावेजीकरण का समयानुसार निर्धारण करना चाहिए। आकलन गतिविधियाँ आधारित तरीके से ही करें और गतिविधियों को बच्चे को करने के लिए छोड़ देना चाहिए। आकलन के दौरान कक्षा का माहौल अन्य दिनों की तरह बिल्कुल सामान्य रहना चाहिए और जिस सरल ढंग से सीखना सिखाना चलता है उसी तरह से चलने दिया रहना चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उपकरण। इसको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के सीखने के जो उपकरण हैं, मौखिक कार्य, लिखित कार्य, प्रोजेक्ट आदि के द्वारा बच्चा जल्दी से सीख जाता है। पहले हम कोई भी टॉपिक है उसको हम अच्छे से उसको पढ़ाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे तो बच्चे की जल्दी समझ में आ जाएगा। फिर हम उससे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने के बाद वो बच्चा उसके फटाफट आंसर दे देता है। और कुछ एक्टिविटी कराई जाती है प्रोजेक्ट के थ्रू, जो वैसे समझ नहीं पाता है तो वो करने से जल्दी सीख जाता है। गणित में सूत्र, पहाड़े, गिनती आदि मौखिक पूछे जा सकते हैं। मौखिक आकलन प्रश्न पूछकर चर्चा किया जा सकता है। मौखिक मूल्यांकन के संकेतक विषयानुसार प्रस्तुति, मौलिकता, सहभागिता, आत्मविश्वास। आता है अवलोकन। अवलोकन के द्वारा बच्चों के विषय ज्ञान एवं व्यावहारिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। अवलोकन द्वारा मूल्यांकन एक दिन में नहीं किया जाता है। अवलोकन हेतु साक्ष्य की आवश्यकता होती है, जिससे पोर्टफोलियो, कक्षा कार्य, गृह कार्य, प्रदत्त कार्य, प्रोजेक्ट कार्य आदि। यानी कि बच्चा जो करता है कक्षा में क्या क्या उसने परफॉर्मेंस की पूरे साल की लिखी जाती हैं, देखी जाती हैं, नोट की जाती हैं। बच्चे को जो होमवर्क दिए जाते हैं, किस बच्चे ने होमवर्क किया, किसने नहीं किया, क्यों नहीं किया, उसमें कैसे परफॉर्मेंस रही, जो हमने प्रोजेक्ट वर्क कराया उसने कितना किया, नहीं किया, ये सारी एक्टिविटी इसकी बच्चे की पूरे साल की परफॉर्मेंस रखी जाती है और उसी के बेस पर हम बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं। पोर्टफोलियो में बच्चे के समग्र व्यक्तित्व का आकलन करते हैं। पोर्टफोलियो एक तरह की फाइल होती है जिसका निर्माण बच्चे स्वयं करते हैं। इसमें बच्चों द्वारा किए गए उन कार्यों का संग्रह होता है जिसे कक्षा शिक्षक द्वारा आवश्यकता अनुसार कराया जाता है। जैसे कि बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र, यानी बच्चों ने कौन कौन से चित्र बनाए, किस प्रकार के बनाए, किस प्रकार की कहानी लिखी, कविता लिखी, स्वयं के अनुभव, उनके साथ जो घटना घटी वो सब बच्चे अपनी एक डायरी में लिखते हैं। जो अच्छी बातें हुई उनको भी लिखते हैं और वो स्वयं मूल्यांकन प्रमाण पत्र भी तैयार करते हैं। ये सब कार्य पोर्टफोलियो में किए जाते हैं। पोर्टफोलियो में खास चीज़ को ही रखा जाता है, अन्य संधारण करने और अवलोकन करने में कठिनाई होती है। पोर्टफोलियो से एक तरह से बच्चे का पूरा रिकॉर्ड देखा जा सकता है पोर्टफोलियो में कि बच्चे ने पूरे साल क्या किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है वो बहुत अच्छा है। इससे हम बच्चे का जो व्यवहार में परिवर्तन करना चाहते हैं हम परिवर्तन कर सकते हैं। बच्चे को जो सिखाना चाहते हैं वो हम सिखा सकते हैं और इस तरह से बच्चे का मानसिक, शैक्षिक, नैतिक, शारीरिक सभी तरह से बच्चे का विकास हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि इन सभी के द्वारा बच्चे का सर्वांगीण विकास संभव है।
धन्यवाद।